हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में याद करो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल से रिलेटेड कुछ अपन ने क्वेश्चंस किए थे और वहाँ पर एटीपी की कैलकुलेशन की भी स्टडी की थी। क्लियर? अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कायदे से पायरुविक एसिड का या एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल के जरिए कंप्लीट हुआ, और उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ उससे जो रिलीज्ड एनर्जी थी वो एक्चुअली NADH2 एंड FADH2 के फॉर्म में स्टोर हो गई, और कुछ अमाउंट में एनर्जी जैसे एक ATP के फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बेसिस पर वो रिलीज हुई, मतलब एक ATP डायरेक्टली, और बाकी जो एनर्जी जनरेट हुई है वो NADH2 FADH2 के फॉर्म में स्टोर हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन उसमें से रिड्यूसिंग सब्सटेंस जनरेट हुए हैं जिन्हें कि हम एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड कहते हैं, NADH2 एंड FADH2। ये NADH2 FADH2 अब ऑक्सीडाइज्ड होंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक रेडॉक्स प्रोसेस के तहत। यहाँ पर किस तरीके से एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP बनाने जाएगा और एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP बनाएगा, इस चीज़ को हमें समझना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, खास तौर से इनर मेम्ब्रेन। अब ये कैसे कंप्लीट होता है, इसे सबसे पहले हमें समझना। क्लियर? आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रेडॉक्स प्रोसेस से आगे बढ़ता है, ये सब चीज़ें हमें समझनी। तो हम इसे समझना चाहें, यहाँ पर देखें तो ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ये डायग्राम समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है? ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, और ये पूरी की पूरी है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो है मैट्रिक्स, ये जो रीजन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स रीजन। अब यहाँ डिफरेंट साइटोक्रोम जो सिस्टम होता है या कॉम्प्लेक्स, यहाँ 5 कॉम्प्लेक्स की बात करी गई है, तो वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से इसमें अरेंज्ड होंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स। अब इसमें कॉम्प्लेक्स 1, अब वो कैसा होता है इसे समझना।
ये देखो, एनसीईआरटी ने थोड़ा उल्टे स्वरूप में इसे बनाया है, तो हम समझे यहाँ। ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, क्लियर। इसके बीच में होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब एक है कॉम्प्लेक्स ये, कॉम्प्लेक्स सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो है यहाँ पर ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स, क्लियर। यहाँ एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स है, ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स है फिफ्थ, वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। याद रहे ये सब कहाँ पर हैं, पांचों के पांचों ये हैं आपके इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, क्लियर। एनसीईआरटी ने हालांकि इस तरीके के डायग्राम बनाए हैं, तो हम भी एक बार वैसे ही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये है इसका F0 पार्ट, क्या है F0, और ये कौन है, इसे हम कहते हैं F1। F1 एक ऑक्सीसोम में दो हिस्से होते हैं, एक F0 एंड F1, क्लियर। ऐसे अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ है, यहाँ जितने भी NADH2 हैं वो सबके सब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर आएंगे। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर आएगा कौन, NADH2, जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जाएंगे FMN में, किसमें FMN, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, ये पहुँचे FMN। FMN से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं FES, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कहाँ आ गए, प्रोटॉन्स अभी यहाँ है मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे UQ के पास, किसके पास, UB क्वाइनॉन, इसका फुल फॉर्म है UB क्वाइनॉन, UB क्वाइनॉन के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये आएंगे आपके UQH2 के फॉर्म में। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा साइटो बी के पास, साइटो का मतलब है साइटोक्रोम, बी के पास, यहाँ से FES है, यहाँ पर फिर साइटो आपका C1 है और इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ, साइटो
बी, FeS और फिर साइटो C1। यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या जाएंगे, NCERT के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ से 2 प्रोटॉन्स इस तरीके से निकलकर यहाँ पहुँचेंगे। अभी इसमें से भी दिखाया जाएगा। यहाँ आएंगे सारे के सारे FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड पर आएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा FAD में, ठीक है, ऐसे FAD में। अब FAD से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो FAD से FeS और FeS से यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में ये FeS के पास जाएंगे और FeS से इलेक्ट्रॉन फिर UB क्वाइनॉन के पास आएंगे और UQH2 के फॉर्म में ये यहाँ आएंगे, UQH2, और सेम प्रोसेस से 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस को यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस है। तो 4 प्रोटॉन्स यहाँ पंप किए गए, ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट आप याद रखना, 2 प्रोटॉन्स को यहाँ पर पंप किया गया है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहाँ कौन है, यहाँ है साइटोक्रोम, ये इस तरीके का मोबाइल, ये है साइटो C, कौन है, साइटो C, साइटोक्रोम C है इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ रिवर्सिबल फॉर्म में ये पेरीमाइटोकॉल स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर मूव करता है। तो साइटो C ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर माना गया है। ये कॉम्प्लेक्स 3rd and 4th के बीच में ये इलेक्ट्रॉन को पास आउट कराएगा, ठीक है, ऐसे ये मोबाइल है। क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन तो ये रही ना, ये इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इसे रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉपर, मतलब Cu++, ये इसे रिसीव करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली कॉपर इसे सबसे पहले रिसीव करेगा और कॉपर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे साइटोक्रोम A में और यहाँ से FeS से होते हुए फाइनली ये साइटो A3 के पास पहुँचेंगे और A3 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके अगेन कॉपर, ये जो एक मॉलिक्यूल और है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4th के अंदर 2 कॉपर मॉलिक्यूल का यूज होता है। और इस तरीके से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच जाते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ FeS कंसिडर नहीं भी किया गया है तो चलेगा, सीधे सीधे साइटोक्रोम की बात करिए, साइटो A एंड साइटो A3, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। क्या है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, क्लियर। और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्या, डिहाइड्रोजिनेज। जितने भी क्रेब्स साइकिल और NADH2 के अंदर, मतलब ग्लाइकोलिसिस के अंदर जितने भी NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा, अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर ही पहुंचेंगे। यहाँ से
ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स ये थर्ड है और ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड हो गया, ये थर्ड है, ये आपका सेकंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, क्लियर, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और ये कॉम्प्लेक्स है फिफ्थ, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ नंबर का है, और ये एटीपी सिंथेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रहे कि इसे क्या कहोगे, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसे कहेंगे हम साइटोक्रोम बी एंड C1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इसे कहेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या, डिहाइड्रोजिनेज नाम से हम इसे जानते हैं। अब यहाँ अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर अपना ये NADH2 का फॉर्मेशन होता है, याद है, सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसे कहते हैं साइटोक्रोम C, क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं, क्लियर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये, और ये क्या कहलाता है, सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम B एंड C1, क्लियर, और ये इस तरीके से तो ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, 1 एनसीईआरटी ने ऐसे ही अरेंज किया है, 1 थर्ड सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप सोचिए कि यहाँ से क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गए, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ से प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए, और फाइनली यहाँ से रिड्यूस हुए, मतलब प्रोड्यूस हुए। तो आप ज़रा समझिए कि यहाँ एक रेडॉक्स प्रोसेस चल रही है। रेडॉक्स प्रोसेस क्या होती है कि एक्चुअली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, वो रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से ये पांचों कॉम्प्लेक्स में काम चल रहा है। फाइनली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल फॉर्म है वो क्या होने जा रहा है, तो हम समझें कि साइटोक्रोम A3, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉपर के पास, किसके पास आ रहे हैं, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल। अब इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने जा रहा है कौन, इसे यहाँ से 2 प्रोटॉन इसे रिसीव करेंगे, और यहीं पर आप देखो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आता है 1/2 O2, एक O2 मॉलिक्यूल भी इसमें रिएक्शन कर जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन, और ये 1/2 O2, इसीलिए कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कंपाउंड होता है ना। ऐसे अगर साइटोक्रोम के बेसिस पर पूछा जाए तो साइटो A3 आप कह सकते हो कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो साइटोक्रोम A3 पर होता है। याद करो, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो साइटोक्रोम का सीक्वेंस है वो फिक्स है। यहाँ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी ATP का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं,
अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है। तो याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी वहाँ पर कुछ पॉइंट पर एनर्जी जनरेट होती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी या किस प्रोसेस के लिए यूज होगी, वो चीज़ हमें समझना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी वो एनर्जी, है ना, ये अब देखो यहाँ पर ये एनर्जी पहुँच रही है, और अब हम देखें इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यहाँ कुछ एनर्जी जनरेट हुई है। इस एनर्जी को याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट पर एनर्जी जनरेट हुई है, इस पॉइंट पर एनर्जी जनरेट हुई है, और इस पॉइंट पर भी एनर्जी जनरेट हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तब कुछ पॉइंट पर एनर्जी, जैसे अपन लाइट की ही बात करें, ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, लाइट है, जैसे ये वायरिंग होती है। अब यहाँ पर एक बल्ब है, क्लियर, बल्ब में आप देखते हो प्लस माइनस होते हैं, एक आपका एक वायर से जुड़ता है, दूसरा दूसरे वायर से जुड़ता है, ध्यान से देखें। तो यहाँ क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही तो लाइट आती है। तो आप देखिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो आप देखिए कि जब हमारे घर में इलेक्ट्रॉन वायर्स के फॉर्म में आते हैं और वो वापस कहीं ना कहीं जाके न्यूट्रल होते हैं, तो फिर हमें जो बिल देना पड़ता है वो किस चीज़ का है, तो ये यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हुई है लाइट के फॉर्म में, वो एक्चुअली हमने एनर्जी का यूज किया है डिफरेंट एपरेटस के ज़रिए, वो लाइट के फॉर्म में, वो पंखे के फॉर्म में, या दूसरे एपरेटस के फॉर्म में। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट बनना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी वायर को आप कट कर देते हो या टूट जाता है, तो फिर आपके घर में लाइट का जो कंडक्शन है या पहुंचना है वो रुक जाता है। तो ऐसे ही प्रोसेस ये है, यहाँ इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इनसे निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हुए आगे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, और फाइनली इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कहाँ कर दिया, पानी के फॉर्म में, वाटर जनरेट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो समझने की बात ये है कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक प्रोसेस हो रही है वो एक्चुअली ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से हो क्या रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इस एनर्जी रिलीज होने से क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन इस मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, इन प्रोटॉन को यहाँ से ले जाकर इसमें पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम दो प्रोटॉन का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है, तो देखें कि दो प्रोटॉन को ये एनर्जी यहाँ पर पंप कर देती है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये प्रोटॉन के पंपिंग में एनर्जी यूज की जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखें कि यहाँ से दो प्रोटॉन्स लिए और दो प्रोटॉन को यहाँ से पंप कर दिया इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्लियर? तो प्रोटॉन की पंपिंग यहाँ हो रही है। एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 4 प्रोटॉन्स यहाँ पंप किए गए हैं। जो नया डायग्राम देखो, एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। पिछले साल नई एनसीईआरटी में इसका डायग्राम चेंज हुआ है, लेकिन पिछली जो एनसीईआरटी है ज़रा उसको ध्यान से देखना, वहाँ पर 2 प्रोटॉन के पंपिंग का कंसेप्ट है ना। और आज भी एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा है, इस ईटीएस की लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है कि 2 प्रोटॉन के पंप होने से
एक एटीपी निर्माण के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। क्लियर? तो अब आप जरा समझिए कि होता क्या है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, तो ये प्रोटॉन को पंप किया गया है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अपन अगर एक बार में 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट ले लें, फिर मैं 4 का भी बताता हूँ आपको। मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स 1 ने एनर्जी के जरिए 2 प्रोटॉन को पंप किया, आपके कॉम्प्लेक्स 3 ने भी 2 प्रोटॉन को यहाँ पंप किया, आपके कॉम्प्लेक्स 4 ने भी 2 प्रोटॉन को इस पॉइंट पर पंप कर दिया। तो टोटल जो प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है NaDH2 के जरिए बात की जाए तो वो टोटल 6 हो रहे हैं। अब यहाँ कहा जाता है कि जब 2 प्रोटॉन यहाँ से ऐसे इस फॉर्म में इधर की तरफ आते हैं, मतलब इस फॉर्म में ऐसे, याद रहे F0 से होते हुए, F1 से नहीं, F0 से होते हुए जब 2 प्रोटॉन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, कौन सा डिफ्यूजन? सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण से ऐसे वापस मैट्रिक्स रीजन में आते हैं, तब यहाँ पर संरूपण परिवर्तन होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना? इस तरीके से बॉन्डिंग ब्रेक होती है और वो दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाता है, तो उसे संरूपण परिवर्तन कहते हैं। तो इस संरूपण परिवर्तन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी इतनी होती है कि 1 ADP प्लस PI, PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसे कन्वर्ट ये कर देता है एक ATP मॉलिक्यूल में। किस में कन्वर्ट करेगा? ये एक ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक प्रोटॉन का जो पेयर है, मतलब 2 प्रोटॉन हैं, वो जब सुसाध्य विसरण करते हुए वापस आते। सुसाध्य विसरण क्यों? क्योंकि ये जो F0 है ये यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की तरह या चैनल प्रोटीन की तरह वर्क करती हैं, और फिर ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं इन्हें वापस मैट्रिक्स में आने के लिए विसरण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि आखिर एक NaDH2 3 ATP कैसे बना देता है। तो अगर 2 का कंसेप्ट लें तो यहाँ से NaDH2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पर ही आता है, तो 2 प्रोटॉन इसने यहाँ पंप किए, 2 प्रोटॉन यहाँ पंप किए, 2 प्रोटॉन यहाँ पंप किए। सोचो, जब 2 प्रोटॉन फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होते हुए F0 से होते हुए वापस आएंगे, एक ATP बना। तो चूंकि प्रोटॉन के 3 पेयर इसके जरिए पंप किए गए, 3 पेयर जब वापस आएंगे मैट्रिक्स की ओर सुसाध्य विसरण करते हुए, तब वहाँ पर आपके 3 ATP का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? अब आपसे बात करी जाए कि आखिर एक FADH2 2 ATP कैसे बनाता है। तो आप देखो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे हैं? यहाँ 3rd पर, मतलब इसका फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पॉइंट कट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? FADH2 2 प्रोटॉन को यहाँ पंप कर रहा है और 2 प्रोटॉन को यहाँ पंप कर रहा है। अल्टीमेटली बात क्या हुई? बात ये हुई कि जब 2 पेयर के प्रोटॉन्स वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर सिर्फ 2 ही ATP का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब बात ये आती है, एक और चीज यहाँ बड़ी खास है कि फिर NCERT ने ये 4 प्रोटॉन का कंसेप्ट क्यों दिया है। नए डायग्राम में NCERT में लिखा है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख लो, तो नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि 2 प्रोटॉन नहीं, 3 प्रोटॉन जब सुसाध्य विसरण करते हुए वापस आते हैं तब जाके एक ATP जनरेट होता है। तो ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 प्रोटॉन पंप हुए, कॉम्प्लेक्स 3rd से 4 हुए, मतलब टोटल 8 हुए, और कॉम्प्लेक्स
फोर्थ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हुए 10। 10 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो ये 3 एटीपी को जनरेट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और FeDH2 की बात करी जाए तो FeDH2 फिर क्या, 4 प्रोटॉन यहाँ, 2 प्रोटॉन यहाँ, तो टोटल कितने इसने पंप किए हैं, 6। तो 3, 1 एटीपी, वापस 3 आएंगे तो 2 एटीपी। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। हमें एग्ज़ाम के लिए हर तरीके से प्रिपेयर होना है, तो इन चीज़ों को हमें समझना ही पड़ेगा। एक बार आप इसे ठीक से लिख लें, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक रेस्पिरेशन का। क्लियर? तो आप इसे बनाएं। हालांकि जो NCERT में लिखा है मैंने एज इट इज़ उसी को बनाया है। मैंने थोड़ा सा चेंज इस बात का किया है क्योंकि NCERT ने इस डायग्राम को ऐसे रिवर्स फॉर्म में लिखा है। आप अगर खोलोगे पेज वहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स 5 आपको पहले नज़र आएगा, कॉम्प्लेक्स 1 लास्ट में नज़र आएगा। आपको मैंने ये सिस्टमेटिकली अरेंज करके दे दिया है। ठीक है, तो अब आप फिर से इसे एक बार समझें। अगर मैं 2 बार भी बस समझाने के बाद सफल हो जाता हूँ आप तक बात को सही रूप में पहुँचाने के लिए, तो मेरे हिसाब से मैंने अपना परफेक्टली वर्क कर दिया और आपको बात समझ में आ गई तो चलेगा। मैं एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा रिवाइव करता हूँ जिससे कि 100% आप तक ये बात ठीक से पहुँच जाए। क्लियर? देखो, ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया रीजन में चल रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन का हिस्सा है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे, PMS या अंतर्झिल्ली अवकाश कहेंगे, और ये जो हिस्सा है इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है वो इसलिए क्योंकि सभी साइटोक्रोम इसी में अरेंज्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन। PMT में पूछा जा चुका है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर या साइटोक्रोम सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन या फिर वो इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंस होता है, नंबर 1 ये बात होगी। ये जो सब कुछ है ये मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया क्यों गया? NADH2 FeDH2 को ऑक्सीडाइज करना है, उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको एक सर्किट में पानी के बनने तक पहुंचाया जाएगा। इस सर्किट के दौरान कुछ कॉम्प्लेक्स पर एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी इतनी जनरेट होगी कि वो ATP को बनाने के लिए प्रोटॉन को पंप कर सके। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना यहाँ जरूरी है। तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 तक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। अब व्यवस्था कैसी NCERT ने की है वैसे ही मैंने की है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, यहाँ पर जितने भी चाहे ग्लाइकोलिसिस में चाहे क्रेब्स साइकिल में NADH2 जो बनेंगे वो सब के सब NADH2 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर पहुँचेंगे। क्लियर? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये पहुँचाए जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 पर, और जितने भी FeDH2 बने हैं चाहे वो क्रेब्स साइकिल में बने हों या दूसरे, वैसे तो ग्लाइकोलिसिस में बनते ही नहीं, तो क्रेब्स साइकिल में जो FeDH2 बने हैं वो कॉम्प्लेक्स सेकंड पर आएंगे। ठीक है, यहाँ से भी फाइनली इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में पहुँचा दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के नाम क्या हैं ये आपके नीचे लिखे हुए हैं। अभी मेन चीज़ को समझ लें। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होके जाते हैं साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम जो C है वो इनर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर है। इसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये छोटा सा प्रोटीनेसिस पार्ट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इनर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर अरेंज होता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जाना जाता है।
और ये यहाँ थर्ड एंड फोर्थ के बीच में इस तरीके से मूव करता है और इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में पहुंच जाते हैं, जहां इसे रिसीव करता है कॉपर से साइटोक्रोम ए, वहां से A3 और फिर कॉपर और फिर फाइनली इसे ऑक्सीजन के जरिए रिसीव कर लिया जाता है और इसे वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो एक सर्किट बन गया। इलेक्ट्रॉन निकला NADH2 FADH2 से और उसे न्यूट्रल कहाँ किया गया? पानी के फॉर्म में। क्लियर? अब इस प्रोसेस से बेनिफिट क्या हुआ? तो बेनिफिट इस बात की हुई है कि यहाँ पर 3 पॉइंट से इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो प्रोटॉन को पंप करा सकते हैं। तो 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट लेके चलते हो तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर प्रोटॉन की पंपिंग की गई, थर्ड पर प्रोटॉन की पंपिंग की गई, फोर्थ पर प्रोटॉन की पंपिंग की गई। तो कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस पंपिंग की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है। इवन यहाँ कहा जाता है कि 1000 गुना, 1000 से 2000 गुना तक ये ग्रेडियंट जनरेट होता है। मतलब प्लस चार्ज यहाँ पेरिमेडिकुलर स्पेस में मैक्सिमम हो जाता है और मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिवली ये प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? एक्चुअली एक ग्रेडियंट जनरेट होता है। मतलब पेरिमेडिकुलर स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अब कम हो गया। तो यहाँ क्या होगा? मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस में यहाँ प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में वेरिएबिलिटी है। एक साइड में ज़्यादा प्रोटॉन है, एक में कम। अब ये आप भली भांति जानते हो कि प्रोटॉन सीधे ही मेम्ब्रेन से होते हुए नहीं गुजर सकते। यानी कि अगर हम फॉस्फोलिपिड की ये मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्रोटॉन यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते। क्लियर? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि याद करो ये जो रीजन है वो नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर होने की वजह से पूरा ये यहाँ से टेल रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉन पोलर अपार्ट, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से गुजर नहीं सकता। इसीलिए इन्हें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है या चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सुसाध्य विसरण के लिए। ग्रेडियंट है, एक साइड में सांद्रता ज़्यादा है, एक साइड में कम है। अब यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन है उसके जरिए ये प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स की ओर सुसाध्य विसरण करते हुए पहुँचेंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो F0 पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी प्रोटीन है, इनमें संरूपण परिवर्तन होता है। जब आप एक चीज़ से किसी चीज़ को गुजारते हो तो वो घूमेंगे, तो इस तरीके से इनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है, संरूपण परिवर्तन आते हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेज होता है। और उस मॉलिक्यूलर चेंज की वजह से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी इस ADP PI को आपस में बाइंड करने के लिए सफिशेंट होती है और इससे एक ATP मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर? तो याद रहे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4th 5th तक नहीं पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन पहुंचा है कॉम्प्लेक्स 4th तक। 5th में तो सिर्फ और सिर्फ ATP का निर्माण हो रहा है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 5th को हम कहते हैं ATP सिंथेज। क्या कहते हैं? ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड को साइटोक्रोम B एंड C1, कॉम्प्लेक्स सेकंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। बोलो, क्लियर? बात समझ में आई?
ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें NADH2 एंड FADH2 के जरिए ATP के फॉर्मेशन की बात करी गई है। आप इसे ठीक से समझें, कई बार इसको एनालिसिस करें, तब हम चीज़ों को सही मायने में समझ पाएंगे, सही मायने में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, ऐसे। क्लियर? अब हमें इससे रिलेटेड कुछ अन्य इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स ने फर्स्ट ने काम किया, सेकंड ने काम किया, थर्ड ने काम किया है, और किस तरीके से हम इन चीज़ों को NCERT में समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत काम की हैं। क्लियर? अब हमें कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, तो इसे हटाना पड़ेगा। कह सकते हैं वायुवीय श्वसन का यह अंतिम पद माना जाता है। अंतिम पद माना जाता है। अंतिम पद माना जाता है, जहां ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में उत्पन्न NADH2 जैसे इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऐसे NADH2 तथा FADH2 ठीक है। इसका आता है फ्लेवोनॉइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो उत्पन्न के ऑक्सीकरण द्वारा ATP निर्माण
प्रक्रिया संपन्न की जाती है। NaDH2 तथा FaDH2 से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभिन्न साइटोक्रोम तथा इलेक्ट्रॉन वाहक से होते हुए अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही ऑक्सीजन पर पहुंचते हैं, जिससे H2O निर्मित होता है। इस प्रक्रिया को ETS कहा जाता है ना, कहा जाता है ना। अच्छा, अब इस प्रक्रिया द्वारा ATP निर्माण में O2 का उपयोग किया जाता है। अतः O2 का उपयोग होता है ATP निर्माण, अतः इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, क्या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन याद करो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ATP बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। वहाँ पर ATP निर्माण के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी की ज़रूरत है
वो एक्चुअली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जनरेट हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट नहीं बनेगा, ईटीसी कंप्लीट नहीं होगा। ईटीसी अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर डिफरेंट पॉइंट पर एनर्जी कैसे जनरेट होगी, ठीक है। जैसे घर में लाइट आने के लिए 2 वायर का होना ज़रूरी है और दोनों का सुरक्षित सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी किसी पॉइंट पर कटा है या टूटा है तो लाइट घर में नहीं आए, इसलिए एक सर्किट का बनना ज़रूरी होता है। तो कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से फाइनल इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जा रहा है और वाटर को यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं एटीपी फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस या पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन NADH2 FADH2 का जो होता है वो ETS के दौरान होता है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी है। अब ये यहाँ एक और स्टार बना के कह सकते हैं साइटोक्रोम तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है, आंतरिक झिल्ली में होती है ना। इनकी सहायता से रेडॉक्स प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता है, अभिगमन होता है, ठीक है। ऐसे अभिगमन होता है ये। तो इस तरीके से बात करी जाए तो अभी जस्ट ये मैंने आपको समझाया, जो मैंने समझाया है उसी को मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। आप कैसे उसको नोट्स के फॉर्म में लिखें, और ये है ना। और इस तरीके से ये लेक्चर लगभग एंडिंग की ओर है, कंप्लीट होने जा रहा है। आप इस डायग्राम को कम से कम 1 या 2 बार अवश्य बनाएं और अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से बनाएं। क्लियर? इसको समझें। और भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक बड़ी ख़ास बात है, उसे आप यहीं समझ लें। जैसे अभी आप फोटोसिंथेसिस को नहीं जानते हो ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आगे हम पढ़ने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस में PS सेकेंड होता है। क्या होता है? PS सेकेंड। यहाँ पर पानी ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होगा किसका? वाटर ब्रेक डाउन होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूट्रल होते हैं
NADPH2 में। तो पानी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, NADPH2 में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, NADH2 ऐसे या फिर FADH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकले और ये न्यूट्रल कहाँ हो रहे हैं, पानी के अंदर। तो यहाँ ये बड़ी ख़ास बात है, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन निकलता है पानी से और न्यूट्रल होता है NADPH2 पर, और रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं FADH2 NADH2 से, और ये न्यूट्रल होते हैं पानी में। यानी कि दोनों के अंदर प्रोसेस ऐसे होते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो आपको यहीं पर दिमाग में रखना है। मतलब ये हुआ, चाहे आप सीकर से जयपुर जाएं या जयपुर से सीकर आए, एक रास्ता तो वही आपने तय किया है ना। इलेक्ट्रॉन का सर्किट तो बना है ना। इलेक्ट्रॉन पानी से निकला, NADPH2 में न्यूट्रल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हुआ। इलेक्ट्रॉन NADH2 FADH2 से निकला, वाटर में जाके न्यूट्रल हुआ, तो फ्लो तो हुआ, एक सर्किट तो बना। और इस सर्किट से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी का यूज होगा प्रोटॉन की पंपिंग में। और प्रोटॉन जब पंप किए जाएंगे तो फिर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन की सांद्रता में विविधता आएगी, और उसी सांद्रता विविधता का के द्वारा यहाँ ATP बनाने का कंसेप्ट है। वो कैसे कि जब दो प्रोटॉन ऐसे एफ ज्यूरिस होते हुए गुजरेंगे तो फिर यहाँ पर इतना संरूपण परिवर्तन होगा, चेंजेस आएगा इस F1 के अंदर कि आप एक ATP बनाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो, या इस सिस्टम में ATP बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सर्किट जरूरी किस लिए है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो क्या हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन में ही क्यों है, इनर मेम्ब्रेन में इसलिए है जिससे कि पेरीमाइक्रोन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जा सके। और मेम्ब्रेन के दोनों साइड अगर ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो सुसाध्य विसरण कैसे होगा। तो सुसाध्य विसरण कराने के लिए इनर मेम्ब्रेन में सारे के सारे साइटोक्रोम है, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर की प्रेजेंस है, और इस तरीके से ग्रेडियंट बना तो फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन हुआ, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन हुआ तो संरूपण परिवर्तन हुआ, और संरूपण परिवर्तन हुआ तो ATP का फॉर्मेशन हमें देख। संरूपण परिवर्तन अपनी NCERT में लिखा हुआ, याद रहे, ये फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में लिखा है जहाँ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर। हम देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जब पढ़ रहे हो आप तो एक बार केमी ऑस्मोटिक रसोपरासरण सिद्धांत को भी एक बार रीड जरूर कर लेना, वहीं पर आपको संरूपण परिवर्तन का कंसेप्ट मिलेगा, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ ATP निर्माण को नहीं समझ सकते। क्लियर, ओके, थैंक यू।